अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज़ आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए जनाब। एक तो बाबरकत महीना है और जनाब दूसरा ये कि आज है जुम्मा, और जुम्मे को कहा जाता है सैयदुल अय्याम। और जुम्मे के दिन का एक रिमाइंडर मैं आपको दिया करती हूँ, वो ये है कि नमाज जुम्मा का खुसूसी तौर पर एहतमाम कीजिएगा। इसके साथ साथ कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, और जब आप दुआएं मांगे तो ख़ास तौर पर अपने उन बहन भाइयों को भी याद रखिएगा जो ख़ास तौर पर सैलाब की सूरत हाल में फैले हुए हैं, क्योंकि आज का जुम्मा वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रबीउल अव्वल का जुम्मा है ये, और इस बाबरकत महीने में वैसे भी कसरत से आपने दरूद शरीफ जो है वो पढ़ना है। तो जनाब दुआओं में आपने याद रखना है, क्योंकि सैलाब से जो बेशतर इलाके हैं वहाँ पर तबाही के मनाजिर हैं, लोगों के घर बार लुट चुके हैं और लाखों नहीं सैकड़ों देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। और महकमा मौसमियात ने एक बार फिर मुल्क में 6 से 9 सितंबर तक मजीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी है, तो हालात आगे चलकर कुछ ख़राब मजीद भी हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर इस सारी सूरत हाल में जो काम चल रहा है, जो रेस्क्यू वर्क चल रहा है, उसके अंदर जो पाक फ़ौज के जवान हैं, जो हमारे रज़ाकार हैं, 1122 के जो अहलकार हैं, और जितने भी लोग और NGOs वहाँ काम कर रही हैं, खाना पहुँचा रही हैं, उन सबको हम खिराज तहसीन पेश करेंगे, क्योंकि इस मुश्किल वक्त और इस घड़ी में हमारे उन बहन भाइयों को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी दुआओं की बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसा ही है। और है ना, साथ साथ ये भी है कि जब कुदरती आफात की बात आती है तो इन दुआओं की बरकत से ही वो कुदरती आफात जाती हैं। तो जहाँ तक दुआओं की बात है, आप जब भी दिन का आगाज़ करें इन दुआओं से करें कि उन अफराद के लिए जो कि इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं, मुश्किलात से दो चार हैं, अपने घरों से दूर हैं, अपने प्यारों से दूर हैं, उनकी हिफाजत फरमाएं और अल्लाह ताला अपना साया इसी तरह से उन पर बरकरार रखे। क्योंकि पंजाब के जो तीनों दरियाएं रावी, सतलुज और चनाब खतरनाक तुग़यानी है उसमें, और सैलाबी रैला जनूबी पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है। दरिया चनाब में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां बहाव 5 लाख क्यूसिक से भी तजावज कर गया है। और यहां पर आपको बताया जाए कि ब्रीच भी किया जाएगा अगर सूरत हाल मामूल से थोड़ी सी ऊपर जाती है। 417 का उन्होंने जो गेज है वो रखा हुआ है, और कल 414 था, आज ये निस्बतन कम है, 6 दर्जे नीचे आया है। मुल्तान शहर को बचाने वाले मरकजी अकबर फ्लड बंद पर पानी का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है, और शेषा के करीब बस्ती गागनी का जो अवामी बंद है वो टूट गया है, पानी फसलों में दाखिल हो गया है। जो सैलाबी पानी है वो टोल प्लाजा की जानिब अब बढ़ने लगा है, और हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुअत्तल है। जी हाँ बिल्कुल। और मुजफ्फरगढ़ में ही शेरशाह के करीब दरिया चनाब में सैलाबी रैला मुसलसल तबाही फैला रहा है, और 300 से ज़ायद बस्तियां इसकी लपेट में आ गई हैं। पानी मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया है। दोनों अजला के जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी बड़ी तादाद कैंप्स में रहने पर मजबूर है। उधर सखर बैराज की अगर बात करें तो वहां पर पानी की आमद 3,31,000 क्यूसेक रिकॉर्ड हुई है, और सखर बैराज पर पानी का जो अखराज है वो 2,75,000 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ है। और दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने फिर से मुल्क में 6 से 9 सितंबर तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है, जिससे पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में मजीद जो सूरत हाल है वो खराब होने का अंदेशा है। और सिंध में 7 से 9 सितंबर के दौरान वक्फे से शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ सखर शहजाद तबानी, साथ साथ मुल्तान से में ज्वाइन कर रहे हैं हामिद चौधरी, और मुजफ्फरगढ़ से हमारे नुमाइंदे आमिर शेख हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मुजफ्फरगढ़ चलते हैं। आमिर बताइएगा, इस वक्त मुजफ्फरगढ़ की असल सूरत हाल है क्या? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 300 से जायद बस्तियां इस रैले ने अपनी लपेट में ले ली हैं, और जो मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड है उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच गया है पानी। बिल्कुल, अगर इस सैलाब की बात की जाए तो ये जो सैलाब है ये सबसे ज्यादा जो है जनूबी पंजाब का जो ये जिला है मुजफ्फरगढ़, सैलाब ने मुजफ्फरगढ़ को मुतासिर किया है। ये सैलाबी रेला जो है जिला झंग की जो बाउंड्री है वो मुजफ्फरगढ़ से शुरू होती है, और झंग और मुजफ्फरगढ़ की जो स्टार्टिंग बाउंड्री है हमारा जवाना बंगला इलाका है, वो सबसे पहले जो है इस सैलाबी रेले ने अपनी लपेट में लिया है। उसके बाद जो है ये सैलाब रंगपुर और इसके साथ साथ जो है होता हुआ जो है ये बहरामपुर पहुंचा है, और बहरामपुर से होता हुआ ये सैलाबी रेला जो है ये मुजफ्फरगढ़ का जो बड़ा सैलाबी रेला है हेड मोहम्मद वाला पहुंचा है, और हेड मोहम्मद वाला से ही ये सैलाबी रेला जो है बड़ी तेजी के साथ होता हुआ जो है लंगर सराय, मुरादाबाद, और उसके अलावा छठा सियाल के बाद खानपुर बग्गा शेर, और उसके बाद जो है ये अब शेरशाह ब्रिज से जो है ये सैलाबी रेला 5 लाख क्यूसिक से जायद की तादाद में जो है पानी का बहाव यहाँ से गुजर रहा है।
और गुज़िश्ता अगर मैं इस रेले की बात करूं तो ये जो रेला है गुज़िश्ता 2 रोज से मुसलसल इसी ही रफ्तार में यहाँ पर से चल रहा है और इस रेले ने जो है मुजफ्फरगढ़ की जो है 300 से ज्यादा जो है देहात को जो है अपनी लपेट में ले लिया है। और इस सैलाबी रेले ने जो है यहाँ पर खड़ी जो फसलें थी उनकी भी बड़ी तबाही की है। अगर इन फसलों के नुकसान की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है ये जनूबी पंजाब का जो जिला मुजफ्फरगढ़ है यहाँ पर कपास और गन्ने की फसल जो है बहुत ज्यादा काश्त की जाती है। कपास की जो फसल है वो बुरी तरह जो है खत्म हो चुकी है। गन्ना जो है बुरी तरह जो है वो सैलाबी रेले की लपेट में आ चुका है। चीनी की जो है पैदावार इसमें भी जो है कभी वाक़या हो सकती है। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बता चलूं कि मुजफ्फरगढ़ का जो आम है, मैंगो है, वो पूरी दुनिया में मशहूर है और इस सैलाबी रेले ने जो है आम के बागात को जो है बुरे तरीके से जो है तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से आम के बागात भी यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। और अगर इस सैलाबी रेले की और बात करें तो ये सैलाबी रेला जो है मुजफ्फरगढ़ से जो है इस वक्त जो है हेड पंजरत की तरफ जो है रवाना हुआ है और इस सैलाबी रेले को का रुख मोड़ने के लिए जो है जिले इंतजामिया की जानिब से मुजफ्फरगढ़ में जो है 5 जो है ब्रीचिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं जो कि किसी भी अभी आपने बताया आमिर के वो पंजनद की जानिब बढ़ रहा है, तो पंजनद के हवाले से मजीद ये बताया जा रहा है कि आज ये रैला पंजनद पहुंचेगा और 2 दिन बाद गुड्डू बैराज पर पहुंचेगा। तो सक्कर चलते हैं, ब्यूरो चीफ हमारे वहां मौजूद हैं शहजाद तबानी। शहजाद, आप बताइएगा कि इस वक्त क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं इस रैले से निपटने के लिए? देखिए, सैलाबी रैला जो है वो तेजी के साथ सिंध की तरफ बढ़ रहा है। 7 सितंबर को जो है कहा जा रहा है कि ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो मुतवक्के है। गुड्डू बैराज पर चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो है उन्होंने कल बात की है। उनका ये कहना है कि तेजी के साथ जो है सैलाब दरिया सिंध की तरफ दाखिल होने के लिए अब बिल्कुल तैयार हो गया है। अल्लाह पाक सबके ऊपर रहम और आफियत वाला मामला करे, क्योंकि मुल्क में जिस तरीके से इमरजेंसी वाले हालात हैं, सैलाब हैं, बारिश हैं, ज़लज़ले हैं, तो अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस वक्त जो है गुड्डू बैराज की अगर हम बात करें तो 3,60,000 क्यूसेक पानी जो है वो रिकॉर्ड किया गया, यानी कि ये फिर दोबारा जो है दरमियाने दर्जे में चला गया है। सक्कर बैराज की अगर हम बात करें तो 3,30,000 क्यूसेक पानी इस वक्त मौजूद है और इसी तरीके से 2,40,000 क्यूसेक पानी कोटरी बैराज पर मौजूद है। तो पानी कम और ज्यादा होता जा रहा है। जिस तरीके से हम अपने नाज़रीन को रोजाना अपडेट कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि पानी जो है वो मजीद बढ़ेगा। जिस तरीके से बारिश हो रही है, जिस तरीके से सैलाब आ रहा है, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जिस तरीके से तबाही मचाता हुआ यहाँ आ रहा है, तो कहा यह जा रहा है कि पानी बढ़ने का जो है वो इम्कान है। तैयारियों की जहां तक आपने बात की है, अगर हम तैयारियों की बात करें तो सिंध हुकूमत की जानिब से तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। रिलीफ कैंप्स जो कायम किए गए हैं, वहां पर जो है कच्चे के इलाके के लोगों ने आना शुरू कर दिया है। कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत भी आ रहे हैं, कुछ लोग जो है हुकूमती जो चीजें हैं, कश्तियां हैं, बोट्स हैं, उनके पर जो है उनको लाने की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। इस वक्त अगर हम बात करें कि जो खजूर के बागात हैं, हजारों एकड़ पर जो है वो ये बागात है खैरपुर के अंदर, उनको नुकसान होने का शदीद खतरा है। और जो कच्चे के देहात हैं जो गुड्डू बैराज के अतराफ में लगते हैं, वहां पर जो है पानी देहातों के अंदर जो है सैलाबी जमा होना शुरू हो गया है। तो अलार्मिंग सिचुएशन इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम सबको जो है यहाँ पर सिंध के अंदर तैयारियों की जरूरत है कि पुराना खासा कोई ऐसा कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। उसके लिए जो है इंतजाम करने चाहिए, पहले ही करने चाहिए। और इस तरीके के सैलाब तो अब आते रहेंगे, क्योंकि हम हर साल ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि सैलाब आते हैं, बड़े सैलाब आते हैं, तो उनकी तैयारियां उस हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से एक प्रोफेशनल तौर पर की जाती है। तो दरवाजों की मिट्टी की, जैसे कल हमने बात की कि बैराज के दरवाजों के नीचे मनो मिट्टी धसी हुई है, उसको निकालने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया जाता। फल सफाई मुहिम जो है अक्सर नाकाम हो जाती है। तो हम अभी तैयारियां कर रहे हैं, सैलाब आने को तैयार है, लेकिन हम लोग जो है अभी भी तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, तैयारियां कर रहे हैं और अल्लाह करे कि उस शिद्दत से ना आए, ताकि मजीद तबाही सिंध की तरफ ना फैले जो पंजाब में हुई है। मुल्तान चलते हैं, हामिद चौधरी वहां पर मौजूद हैं। हामिद, जरा बताइएगा कि इस वक्त हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह में इत्तलात तो यही है कि मामूली कमी हो रही है, लेकिन अगले 24 घंटों में बताया जा रहा है कि बड़ा जो दूसरा सैलाबी रैला है वो हेड मोहम्मद वाला रोड से टकराएगा। इस वक्त सूरत हाल है क्या? हिना, इस वक्त मैं हेड मोहम्मद वाला रोड के ऊपर मौजूद हूं और ये मुल्तान शहर के सेंटर से जो दरिया, अगर दरिया का पूरा पेटा देखें तो ये 150 किलोमीटर का पेटा है, जो खानेवाल से शुरू होकर जाकर जलालपुर पीर वाला के पास खत्म होता है। तो ये बिल्कुल सेंटर है और सेंटर से जो है हेड मोहम्मद वाला रोड गुजरता है और दरिया को, दरिया चिनाब को इस जगह पर जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है।
और ये जो पानी जमा है इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब ये रोड बनाया गया था 2010 के अंदर इसे कंप्लीट किया गया था, तो 5 किलोमीटर तक इसके दरमियान कोई स्पेलवे, कोई गेट नहीं है, जिसकी वजह से 50 किलोमीटर पीछे तक यहाँ से जो है पानी एक डैम की सूरत इख्तियार कर चुका था। लेकिन अब जो है आहिस्ता आहिस्ता पानी कम होना शुरू हो गया है। गेज पर 6 इंच पानी कम हुआ है। ये बड़ा अच्छा खुश आइन है कि पानी कम होना शुरू हो गया है। लेकिन अगले 24 घंटे में जो है त्रिमू पर अब जो इखराज है पानी का वो 320 क्यूसिक 3,20,000 क्यूसिक है, जो पहले कल जो है वो 2 लाख समथिंग चल रहा था। 1 लाख क्यूसिक जो है पानी का रेला बढ़ चुका है, जो कि हेड मराला से पानी निकला था। पहले उम्मीद की जा रही थी कि कादराबाद चिन्योट से होता हुआ 4 दिन में वो हेड त्रिमू पर पहुंचेगा, लेकिन वो सिर्फ 36 घंटों के अंदर अंदर जो है वो त्रिमू हेड से टकरा चुका है। अब त्रिमू से भी इखराज पानी का मुसलसल बढ़ रहा है। वही पानी जो है अगले 24 घंटों में हेड मोहम्मद वाला रोड से टकराएगा। ठीक है। अब अगर बात करें पानी जब खड़ा हो, अगर आप अपने कैमरामैन से कहें कि आपके तरफ की क्या सूरत हाल है वो हमें दिखाएं, हमारे नाजरीन को दिखाएं। मैं अपने कैमरामैन को कहता हूँ आपको सारे मनाजिर दिखाते हैं यहाँ के कि यहाँ हालात हैं क्या। ये हेड मोहम्मद वाला रोड है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। पहले पिछली दफा 2014 में पानी आया था तो ब्रीचिंग से पहले इस सामने ये जो एरिया है इसमें बिल्कुल पानी नहीं था। जब ब्रीच किया था तो यहाँ पानी आया था, तो उससे पहले पानी नहीं था। लेकिन इस दफा जब पानी का जब एक साइड पर पानी बहुत ज्यादा जमा हो गया तो उसके बाद जो है पानी आहिस्ता आहिस्ता इस साइड पर भी आ गया। और इसमें पहले लोग जो इस साइड पर मैंने आपको रिपोर्ट किया था 2-3 दफा मैंने पहले भी रिपोर्ट किया कि गरेवाला से लेकर शेरशाह तक लोग बाहर नहीं आ रहे थे कि पानी नहीं आ रहा। जब बड़ा सैलाबी रेला प्रेशर में हेड मोहम्मद वाला रोड के बाद जमा हुआ, ये डैम की सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। जब पानी मुड़ा पुल के नीचे से निकलना शुरू हुआ तो उसने बस्तियों के अंदर जो है तबाही मचा दी। लोग जो फंसे हुए थे फिर उनकी चीखों पुकार शुरू हो गई। हालांकि जिला इंतजामिया, पाक फौज, रेस्क्यू 1122, पुलिस, तमाम लोग जो है इनको कहते रहे कि आप अपनी जगह पर वापस महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, लेकिन ये लोग तैयार नहीं थे। ये कह रहे थे कि पानी नहीं आ रहा, क्योंकि काफी आहिस्ता आहिस्ता से पानी आया था। लेकिन जब पानी आया है तो इतनी शिद्दत से था कि शेरशाह बस्ती जो है वो उसमें तबाही मच गई, कासिम बेला में तबाही मच गई, बस्ती लंगड़ियाल में तबाही मच गई। तो लोग जो है बेसरो समानी की सूरत में जो कासिम बेला से लेकर शेरशाह तक बंद है, बस्ती लंगड़ियाल का बंद है, उसके ऊपर अपना सामान लेकर पहुंच गए थे और आहो बेकार थी वहां। तो पानी की शिद्दत तो खड़ा हुआ है इस वक्त, ये जो जिस बस्ती का आप जिक्र भी कर रहे हैं और जो आपके तराफ में मनाजिर है वहां। अच्छा हिना, जो गरे वाला जहां मैं खड़ा हूं ये हेड मोहम्मद वाला एक साइड जहां पानी जमा होता है वहां 17 से 18 फुट तक पानी की बुलंदी थी, क्योंकि ये एक 50 किलोमीटर की बेल्ट है हेड मोहम्मद वाला रोड से लेकर खानेवाल तक। तो इस खानेवाल तक जो है पानी का बहाव बहुत ज्यादा था। एक साइड पे पानी जमा शुरू हो गया जिसकी वजह से 17 फुट तक पानी गया और लोगों की बस्तियां उजड़ चुकी हैं। ऐसे लोग भी हमने देखे हैं। अगर थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी मैं यूज करूं, इस इलाके की बेट में तो टिब्बे बनाए जाते हैं, बड़े बड़े ऊंचे थल्ले बनाए जाते हैं, उसके ऊपर घर बनाते हैं ये लोग। तो वहां 2014 में भी पानी नहीं आया था, 2010 में भी पानी नहीं आया था, लेकिन इस दफा जो है हेड मोहम्मद वाला रोड को ब्रीच नहीं किया गया, जिसकी वजह से 17 से 18 फुट तक पानी की बुलंदी गई और वो बस्तियां जो है पानी निकल चुका है। अब लोग जो है बेसरो समानी की सूरत में बंदों पर बैठे हैं, खैमा बस्तियों में बैठे हैं, अपने अजीजों अकारिब के घर चले गए हैं। हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि ये जो हेड मोहम्मद वाला रोड है इसके अंदर स्पेलवेज होने चाहिए, क्योंकि 5 किलोमीटर तक जो है कोई स्पेलवे, कोई गेटवे नहीं है पानी का। और एंड पे जाकर दरिया के बिल्कुल दूसरी किनारे पर आप सिर्फ 1 किलोमीटर का ब्रिज बना दिया आप लोगों ने, तो पानी एक साइड पर जमा हो गया, दूसरी साइड पर पानी जा ही नहीं रहा था। पहले भी यही सूरत हाल थी। जो मेरे पीछे बस्तियां हैं इसीलिए लोग नहीं निकल रहे थे कि पानी वहां आ नहीं रहा था। सैलाबी रेला टकरा चुका था हेड मोहम्मद वाला रोड से, लेकिन लोग बाहर नहीं आ रहे थे। उनका कहना था कि पानी नहीं आएगा, लेकिन जैसे पानी 17 से 18 फुट तक बुलंदी इख्तियार की और वो पुल के नीचे से गुजरना शुरू हुआ तो फिर उसने आगे जाके शेरशाह, बस्ती लपेट में ले लिया है। ना सिर्फ मुल्तान में बल्कि इसके साथ साथ मुजफ्फरगढ़ में भी 300 से ज्यादा बस्तियां जो पानी की लपेट में है और जो मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड है पानी उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। तो आमिर आप बताइएगा कि इस वक्त वहां की क्या सिचुएशन है, क्या रोड भी उसकी लपेट में आ सकती है? आमिर तक गालिबन हमारी आवाज नहीं। आमिर क्या आप हमें सुन सकते हैं? शहजाद तबानी की जानिब बढ़ते हैं। शहजाद ये बताइएगा कि बताया ये जा रहा था कि जब पंजाब में ये पानी और बंद इस तरह के तोड़े जाते हैं तो ये पानी दोबारा दरियाओं में शामिल हो जाता है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन अगर सिंध में ऐसा किया जाता है तो ये पानी जो है वो दोबारा दरियाओं में वापस नहीं लौटता है। इसकी क्या फिलॉसफी है? देखिए 2010 के सैलाब की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आपको याद होगा कि टोरी बंद को जो है वो ब्रेक किया गया था जब पानी जो है बैराज की तरफ तेजी से बढ़ रहा था और हाई फ्लड से ज्यादा की जो है वो
मिकदार यहाँ पर जो है वो आमद देखी गई थी कि ज्यादा पानी है। चोरीबंद का जिस तरीके से ब्रेक हुआ, ब्रिज किया गया, तो उसके बाद पानी जो है बलोचिस्तान और दीगर इलाकों की तरफ जो है वो चला गया। इस वजह से जो है फ्लो दरिया सिंध की तरफ कम हो गया और बड़ा जो सैलाबी रेला था यानी कि फ्लड जो था वो इन बैराजों के जरिए जो है गुजारा गया। तो ये वजह है कि जो बड़े बंद हैं उनको ब्रेक किया जाता है तो फिर पानी जो है वापसी इस तरफ नहीं आता, क्योंकि नीचे की तरफ है। जिस तरीके से भी मैं सक्कर में मौजूद हूँ तो ये कहा जाता है कि दरिया सिंध से 15 से 18 फुट जो है वो नीचे शहर है। तो जिस तरीके से पानी नीचे की तरफ जाता है तो उसके बैक होने का चांस जो है वो खत्म हो जाता है। तो इस वजह से जो है ये पानी वापस दरियाओं में नहीं आता। इस वक्त जो है अगर हम कच्चे की बात करें, जिस तरीके से घुटकी कच्चे की हम रोजाना ही जिक्र करते हैं, नाज़रीन को बताते हैं कि वहां पर जो है 20 से 25 देहात ऐसे हैं छोटे बड़े जिनके अंदर सैलाबी पानी मौजूद है और जमीनी राब्ता जो है वो बिल्कुल ही तौर पर जो है उनका मुनक़ता हो गया है। पहले लोग आने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन अब जो है वो तैयार है, क्योंकि पानी जिस तरीके से बढ़ रहा है उनके घरों में पानी आ गया है तो वो जो है पक्के की तरफ जो कैंप्स है उनकी तरफ आने को तैयार हो गए। लेकिन हालात जो है वो अलार्मिंग ही है, क्योंकि पानी अगर और मजीद आता है तो फिर परेशानियां बढ़ेंगी। ठीक है, मजीद परेशानियां बढ़ सकती हैं। आमिर, आप बताइएगा, इस वक्त यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल का हम जिक्र कर रहे हैं जहाँ पर 300 से ज़ायद बस्तियां लपेट में आ गई हैं इस सैलाबी रैले की। इमदादी कार्रवाइयों का बताइएगा, कैसे इंतजामात किए जा रहे हैं? क्या फ्लड रिलीफ कैंप्स बनाए गए इन लोगों के लिए? जी बिल्कुल, जिले इंतजामिया की जहाँ हम बात करें तो जिले इंतजामिया की जानिब से जो है यहाँ पर 22 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, लेकिन ये 22 रिलीफ कैंप जो है लाखों अफराद के लिए नाकाफी है, जिसकी वजह से यहाँ अपनी मदद आपके तहत और निजी जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से जो है खैमा बस्तियां जो है बंदों पर बनाई, चारों तरफ जो है जो बंद है उनके बड़ी तादाद में जो है उन पर खैमा बस्तियां कायम की गई हैं। रिलीफ के काम जो है वो जारी है, पाक फौज के जवान यहाँ पर जो है वो भी तैनात हैं। और अगर हम यहाँ पर सैलाब की बात करें तो हिना जो मुजफ्फरगढ़ का ये एरिया है, जैसा कि हमें हामिद ने बताया तो मुजफ्फरगढ़ का जो सैलाबी ये रेला है ये मुजफ्फरगढ़ की 200 किलोमीटर की हदों से गुजरता है और इसके लिए जो है यहाँ पर जो 22 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं वो इंतहाई थोड़ी तादाद है। मजीद भी जो है रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। ब्यूरो चीफ सक्खर शहजाद तबानी, आमिर शेख मुजफ्फरगढ़ से हमें इतला कर रहे थे और हमारे नुमाइंदगान में हामिद चौधरी भी शामिल थे जो मुल्तान से हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सिंध में जो सैलाबी सूरत हाल है उस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। वेलकम बैक। पंजाब के तीनों दरियाओं में सैलाबी पानी तबाही मचाते हुए सिंध की जानिब बढ़ रहा है और सैलाबी रेला आज पंजनद और 2 दिन के बाद गुड्डू बिराज पहुंचेगा, जिसके बायस पता चलेगा कि सुपर फ्लड होगा या पानी आसानी से गुजर जाएगा और तबाही नहीं मचाएगा। सिंध की सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ये कहते हैं कि गुड्डू बिराज पर पानी का बहाव अभी नॉर्मल है और हुकूमत सिंध ने 24 घंटों में 28,000 से जायद लोगों को कच्चे के इलाकों से निकाला है और ज्यादा से ज्यादा इंसानी जानों और लाइफ स्टॉक को बचाना है। पिछले 24 घंटों में जो है वो 28,940 लोगों को वहाँ से निकाला गया है इन एरियाज से और इस वक्त टोटल जो है ऑल टुगेदर 94,795 लोगों को कच्चे के इलाके से निकाला गया है। हुकूमत की मुकम्मल तौर पर पूरी प्रायोरिटी भी यही है कि जितने भी कीमती जाने उनका तहफ़्फ़ुज़ को और ये सारी सिचुएशन है जिस पर हमने बात करनी है। मैं ज्वाइन कर चुकी हैं सैयदा तहसीन आबदी साहिबा, तर्जुमान है फ्लड मॉनिटरिंग सेल सिंध की। अस्सलाम वालेकुम तहसीन साहिबा, सुबह खैर, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तहसीन साहिबा, अभी हम इंतजामात की भी बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल डेटा काइंडली आप हमारे साथ शेयर करेंगी ताकि हमारे नाजरीन को भी इल्म हो इस वक्त किस बैराज पर पानी की क्या सूरत हाल है और अब से 24 घंटों के बाद की क्या सूरत हाल होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे कि एक्सपेक्टेड था, जो ट्रीमो से 3 से 4 दिन पहले जो है वो जो वॉल्यूम था वो जा रहा था टुवर्ड्स पंजनद। और पंजनद एक ऐसा बैराज है, आपको पता होगा कि वहाँ पे उसको पंजनद कहा इसीलिए जाता है कि उसमें जो है वो 5 दरिया हैं, उसमें चनाब है, रावी है, सतलज है, झेलम है, बयाज है। वो तमाम दरिया जो है वो उस पर आके जमा होते हैं। तो उसके बाद जब उसको वो अभी क्योंकि रवा दवा है, कंप्लीट फ्लोज की तरफ नहीं पहुंचा। अगर आप उससे एग्जैक्ट फिगर्स कहेंगी तो मैं आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि हम हर 3 घंटे बाद जो है अपडेट हो रहे हैं। तो इस वक्त जो पंजनद का जो फ्लो है वो मीडियम है और राइजिंग है, वो ऊपर जा रहा है। मतलब हम 2-3 दिन से जो देख रहे थे कि फ्लो इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन जो सुबह तक जो रिकॉर्ड हुआ है फ्लो, मैं ये आपको 8:30 बजे के फिगर्स शेयर कर रही हूँ।
उसमें 339.10 जो है वो अप स्ट्रीम है कि वो इनफ्लो हुआ है, और 337.60 जो है वो डाउन स्ट्रीम है जो उसका आउटफ्लो है। तो अभी भी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि जी गुड्डू की तरफ जो है वो कितना आएगा। जब गुड्डू को वो हिट कर देगा फिर हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि सिंध में क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि अभी कोई भी स्पेकुलेशन जो है वो 100% हो ही नहीं सकती अंटिल कि वो पंचनद में तमाम फ्लोट जमा हो जाए। लेकिन वी आर वेरी होपफुल कि इतना बड़ा, क्योंकि पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट्स की अगर आपने देखे हो रिकॉर्ड्स तो उनकी जो थी स्पेकुलेशन थी 7 लाख क्यूसिक की, जबकि पीडीआई में कह रहा था कि जी 1.1 क्यूसिक तक जाएगा। तो हमारी जो प्रिपरेशन थी वो सुपर फ्लड की थी, वो सिचुएशन की। तो यही पूछना चाह रहे थे आपसे कि ये सुपर फ्लड का खतरा अभी बरकरार है, और अगर ये आता है तो आपके इंतजाम क्या हैं? मैं वही बता रही थी कि हमारी अपनी स्पेकुलेशन 7 लाख क्यूसिक के बावजूद, लेकिन 9 लाख प्लस होता है तो वो सुपर फ्लड कंसीडर किया जाता है। तो जितनी प्रिपरेशन हमने की है वो हमने सुपर फ्लड की थी, क्योंकि हम 2010 में भी इन्हीं सिचुएशन से गुजर चुके थे। हमें पता था कि हमारे जो एम्बैंकमेंट्स हैं कहाँ कहाँ वल्नरेबल हैं, कहाँ कहाँ उनकी लेंथ कम है। तो हमने अब उनकी लेंथ को, वो जो लेवल था उसको 6 फीट तक हमने ऊपर बढ़ा दिया था। हमारे फिर 102 जो थे वल्नरेबल पॉइंट्स थे जो कि अब 44 रह गए, और उसपे भी हमने मशीनरी भी डिप्लॉय की हुई है। वहाँ पे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमारे चाइनीज इंजीनियर्स हैं, पाकिस्तान के, वो तमाम लोग डिप्लॉयड हैं ऑलरेडी। तो हम उनसे भी हमें अभी तक हमें जो नजर आ रहा है सो फार वी आर वेरी मच कंफर्टेबल कि जी हमें कोई खतरा नहीं है। इवन कि अगर 1.1 से भी एक्सीड करता है तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और इसके अलावा हमने सिर्फ उनकी ही नहीं कि अपने इन्वेस्टमेंट्स में जो है वो हमने उनको स्ट्रेंथन कर दिया है, बल्कि जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है अगर आप उसकी भी डिटेल्स लें तो उसमें भी हमने तमाम लोगों की इवैक्यूएशन, नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ बट उनके जो लाइफ स्टॉक्स हैं, हमने उसकी इवैक्यूएशन भी 100% इंश्योर की है। उनके लिए तमाम इंतजामात हैं, खाने पीने के, रहने के, उनकी मेडिसिन, उनकी फिर जो फ्लड के बाद सिचुएशन होती है, आपको पता है स्नेक बाइट्स के, डॉग बाइट्स के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं। हमने उसकी तमाम तर मेडिसिन, तमाम तर रेबीज वैक्सीनेशंस, जो डॉक्टर्स हैं कंसर्न, वो तमाम लोग ऑन बोर्ड हैं, तमाम डीसी कमिश्नर्स जितने मुतालिक काम है वो तमाम लोग ऑन बोर्ड हैं। और तहसीन साहब इसके साथ साथ कैंप्स का भी बताइएगा, कितने फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं जो लगाए गए हैं और कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो हाई अलर्ट पर है अभी? देखिए कैंप्स हमने ओवरऑल तो 948 कैंप्स हैं अराउंड, जो हमने उसमें टेंट्स भी हैं, उसमें स्कूल की बिल्डिंग्स भी हैं, उसमें मसाजिद भी, तो बहुत सारी जगहें हैं जो हम लोगों ने उनके लिए रिहैबिलिटेशन के लिए भी और उनको उस वक्त फौरन ठहराने के लिए। देखिए अच्छा, जो आपने खतरनाक इलाके के जो रिवर आई एरियाज हैं, जो खच्चे का इलाका है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। तो हमारी जो सॉरी एस्टिमेशन है उसके मुताबिक अगर 1.1 मिलियन क्यूसिक से ज्यादा आता है तो 16.5 लाख लोग जो है वो इफेक्ट होंगे। और उसमें विलेजेस की अगर आप उससे बात करें तो 16,51 जो है विलेजेस हैं वो इफेक्ट होंगे। 5 लाख लाइफ स्टॉक है जो इफेक्ट होगा। लेकिन अगेन वही कि हमने उन तमाम लोगों के लिए, हमारे तो ये तक प्लानिंग है कि कुछ लोग आपको पता है रेजिस्ट करते हैं, वो नहीं निकलते आखिरी वक्त तक। कहीं पे भी आप देख लें, हमने यहाँ पे कराची में भी जो है SBCA ने जो ऑपरेशंस किए थे बिल्डिंग्स खाली कराने के लिए, लोग नहीं छोड़ना चाहते अपनी जगह, तो हमने बाय फोर्स भी उनको निकालने का हमारा है कि हम उनको बाय फोर्स निकालेंगे। लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इंसानी जाने को सेव करना है। सेकेंड मैंने आपको बताया लाइफ स्टॉक है। थर्ड पे हमारे बैराजेस हैं कि हमें उनको स्ट्रेंथन करना है, उनको सेव करना है। बिल्कुल, और उनको सेव करने के लिए क्या तरीकेकार अपनाया जाएगा? क्योंकि मुराद अली शाह साहब ये कह रहे थे कि जहां जाने महफूज बनाने को इंश्योर करना पड़ेगा, उसके साथ साथ बैराजों को भी महफूज बनाना पड़ेगा, और उसको बनाने के लिए जो इकदाम उठाने पड़ेंगे वो लिए जाएंगे। तो क्या कुछ ब्रीचेस भी मुमकिन है इस दौरान हो? मैंने आपको वही अभी बताया कि हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। नहीं ब्रीचेस आई डोंट थिंक सो कि कोई कहीं पे भी इस तरह की कोई चीज होगी, क्योंकि हम इस चीजों को बड़े एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं। सिंस 2010 से हमने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। तो 2010 में भी जो है 1.1 मिलियन क्यूसिक आया था। तो उस वक्त मैंने आपको बताया जो इन्वेस्टमेंट के हमारे लेवल्स थे उससे हमने 6 फीट रेस कर दिए उन लेवल्स को। और उसके अलावा भी जो वहाँ पे कहीं पे भी हमें लगा, जो मैंने आपको बताया कि 102 थे, 102 थे वल्नरेबल पॉइंट्स, जो 44 पे आ गए, और उन 44 को भी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अभी भी हमारी मशीनरीज डिप्लॉयड है अंटिल कि जब तक वो फ्लो आता है, अगर कुछ हर्डल्स आती हैं, लेकिन हमारी मशीनरीज काम कर रही है। तो हमें नहीं लग रहा कि किसी भी तरह का कोई इश्यू होगा अनलेस
कि इंडिया अल्लाह न करे कि अगर दोबारा चिनाब पे पानी छोड़ता है या फिर अगर मानसून का कोई बहुत हैवी स्पेल आता है, अगर ये दो चीजें नहीं होती हैं तो वी एश्योर्ड यू कि तमाम चीजें दोनों चीजें मौजूद हैं। जो इरफान अली काठिया साहब हैं DGPDM में पंजाब, वो बता रहे हैं कि जो इंडियन जो डैम्स है वो भरे हुए हैं और उसके साथ साथ एक नया स्पेल आ रहा है जो 6 से 9 तारीख तक जारी रहेगा और सिंध में 7 से 9 सितंबर तक। देखिए मैं यही अगेन कह रही हूँ, अच्छा जो मॉनसून स्पेल है ना उसके इतनी ज्यादा हैवी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, प्रेडिक्शंस नहीं है इतनी हैवी। और अभी पहले भी ये जो डिपार्टमेंट प्रेडिक्शन कर रहा है, कल शजील साहब ने भी ये बात बताई थी कि उन्होंने कराची के लिए किया था कि जी बहुत 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 हल्की बल्कि बारिश होगी, जबकि 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई। तो मुझे लगता है कि हमें अभी पॉजिटिव थोड़ा सा हमें थोड़ा सा इसमें स्पेस देना चाहिए कि हम तो 1.2 1.3 के लिए भी प्रिपेयर्ड है। सिंध गवर्नमेंट इज फुली प्रिपेयर्ड, क्योंकि मैं बता रही हूँ हमने माजी से बड़ा सीखा है अपना, तो हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। लेकिन हम अगेन वही होप करते हैं कि इतना ज्यादा हमारी अभी भी स्पेकुलेशन 7 लाख क्यूसेक की है, लेकिन PDM में से थोड़ा सा हमारी जो स्पेकुलेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन अगेन कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर सुपर फ्लड, तो हमें नहीं लगता कि सच कि ऐसा कोई इश्यू होगा। लोगों की भी मैंने आपको बता चुके भी बात की उन्होंने, तो हमने तमाम लोगों की रिहेबिलिटेशन का अल्लाह ने करे गॉड फॉरबिड कि अगर फिर भी कोई फंस जाता है, इवैक्यूएशन नहीं हो पाती, तो उसके लिए हमने लाइफ बोट्स का इंतजाम किया हुआ जिसमें पाक आर्मी नेवी हमारे साथ। बिल्कुल ठीक है, ये इंतजाम हर तरह के मुकम्मल हैं, ऑलरेडी तमाम प्रिपरेशंस कर ली गई हैं सिंध हुकूमत की जानिब से। बहुत शुक्रिया सैयदा तहसीन आबदी साहिबा हमारे साथ मौजूद। और जनाब जो इलाके हाई अलर्ट पर हैं आपको हुकूमत सिंध भी बता रही है और हुकूमत पंजाब भी बता रही है, आप जिस जिस जगह पर हाई अलर्ट एरियाज में मौजूद है तो प्लीज़ अपनी जगह खाली कर वहाँ से निकल जाइए, क्योंकि बाद में जब पानी आ जाएगा तो सूरत हाल वर्स हो जाएगी, आपको खुद को निकलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। क्योंकि अभी अगर आपको हुकूमत कह रही है कि वो इलाके खाली कर दें तो आपको खाली कर देने चाहिए। जी हाँ, एग्जैक्टली। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आपको ही मिल जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी अब जरा क्रिकेट की बात कर लेते हैं। ट्राई नेशन सीरीज की बात करें तो T20 सीरीज के 5वें मैच में पाकिस्तान ने UAE को 31 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 172 रन के हदफ के ताक़ुब में UAE की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 140 रन ही बना सकी। और आपको पता है कि जिस तरह से अफगानिस्तान ने UAE को शिकस्त दी थी और फिर वो भी फाइनल में पहुंच चुके हैं। सिचुएशन है क्या क्रिकेट की, ओवरऑल किस प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसी रही, इस पर हमने डिस्कशन करनी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैयद मोहम्मद उवैस, पोडियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उवैस, कल के मैच में पाकिस्तान की जो मजमूई परफॉर्मेंस थी उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए परफॉर्मेंस तो ठीक है, जीत अपनी जगह है, लेकिन परफॉर्मेंस एज सच अपना आउटस्टैंडिंग नहीं थी, जो कि पाकिस्तान टीम में एक ऑब्वियसली एक स्ट्रेंथ है। फिर उसके बाद अगर एक्सपीरियंस वो कैरी करती है पाकिस्तान टीम, लेकिन आप चाहे पिछले मैच की बात करें जो अफगानिस्तान का था, वहां पर भी आपको वो लूप होल्स नजर आए। कल भी अगर वो सलमान अली आगा या फ़खर जमान वाला अगर आप नवाज या फ़खर जमान वाली बात करें, अगर वो कैच हो जाता शायद स्कोर आपका 133 या 140 ही होता, उससे ज़्यादा आप स्कोर कर ना पाते। तो जो लूप होल्स हैं वो अभी भी आपको नजर आ रहे हैं। देखें, आपने क्लियर कट अगर आप देखें तो आपने एशिया कप खेलने जाना है और एशिया कप के अंदर आपको इससे ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक मिलेगा, क्योंकि आपने दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर खेलना है, जहां पर हार्डली आपको पता है 140 160 तो बहुत कम ही होता है, 140 भी हो तो वो चेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं शायद वो आउट ऑफ द बॉक्स इसलिए भी अब सोचना है कि आप वन डायमेंशनल टीम नहीं बनना चाह रहे कि आप जाके स्कोर करें। आपको पता है जी टॉस जीत के तो पहले बैटिंग करें, चेज के अंदर आप इतनी सख्त नहीं है आपकी टीम में, जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ आपको समझ भी आई थी। कल भी आप परफॉर्मेंस देखें तो आपकी टीम की एज सच कोई बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं थी पाकिस्तान की, बहुत ज्यादा लूप होल्स थे। आपकी बैटिंग ऑर्डर के अंदर आप देख लें, आपके ओपनर्स जो उनसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। साहिबजादा फरहान की बात करूं, ठीक है अभी थोड़ा सा नए है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन शायद नजर आता है कि स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के खिलाफ अभी भी उनको मेहनत करने की जरूरत है। सेम विद हारिस, आपको पता बहुत ज्यादा इस वक्त वो क्रिटिसाइज हो रहे हैं अपनी वो, चाहे वो उन्होंने जो एक बयान दिया था बाबर वाले मामले के ऊपर, उसकी वजह से फिर उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, वो माउंट हो रहा है। तो बहुत सी चीजें सुगत मैं कहता हूं। अब अवैस आपने बाबर का जिक्र कर ही दिया है, तो ये बताइएगा कि ये जो अब हमारी बैटिंग लाइनअप है, इसमें बाबर और रिजवान की जगह कोई लेता हुआ दिखाई दे रहा है, या ये जो डांसिंग चेयर वाला सिलसिला ये बरकरार रहेगा? यार देखिए, मैं खुद भी इस चीज के हक में तो जरूर होता हूँ कि अगर आपने लड़के ने रखे हैं इस टीम के अंदर तो फिर हमें उसको बैकअप तो करना पड़ना है। ठीक है, मुझे पता है परफॉर्मेंसेज जो मैं एक बात कर रहा हूँ कि ठीक है क्रिटिसाइज भी होता है, सारा कुछ है, लेकिन जिन लड़कों को, जिन प्लेयर्स को वो बेसिकली रिप्लेसमेंट पे लेके आए हैं, ऑब्वियसली उनके ऊपर एक प्रेशर होता है एक बड़े नाम का भी कि मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ। जैसे चले हारिस की बात करता हूँ, रिजवान को रिप्लेस कर रहे हैं ना यहाँ पर,
उसके ऊपर माउंट तो प्रेशर कर रहा है कि यार मैंने रिजवान जैसे प्लेयर को मैं रिप्लेस कर रहा हूं, मुझे पता है रिजवान का थोड़ा सा एक इशू रहा है, वो डॉट बॉल डिलीवरीज वाला फिर एक मसला बना जी अपना, वो ओडीआई क्रिकेट को ज्यादा सूट करते हैं, T20 किसी और तर्ज पे जा रही है तो जी वो T20 स्क्वाड के अंदर आते नहीं है। फिर मसला ये है कि आपने वो जो एक बयान उनके मुंह से निकल गया, गलती थी या जो भी था मामला, आई डोंट नो कि क्या मामला था उसके अंदर, उसका भी प्रेशर आपके ऊपर माउंट करता है। फिर हारिस का सबसे बड़ा एक इशू रहा है कि अगर आप उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लो, स्टार्ट फ्रॉम दी अपना डेब्यू की बात करें तो उसने ओपन किया है या वो नंबर 3 पे आके बैटिंग करता हुआ है। जिस पोजीशन के ऊपर इस वक्त हम उसको बैटिंग करवा रहे हैं, मुझे यहाँ तो समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह क्या रहा है उससे, कि करना क्या चाह रहा है, क्या वो फिनिशर का रोल प्ले करना चाह रहे हैं, क्या उसको बस एक लाइसेंस टू किल आपने दिया हुआ जो कि कासिफ के साथ आपने किया था, आपको याद हो जो भी रिटायर हुए हैं, एक बहुत अच्छा वो शायद आपके लिए एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन था, लेकिन उसका रोल ही नहीं आज तक डिफाइन कर पाया कि हमने आखिर उससे लेना क्या है, क्या उसको हमने रखा हुआ है फिनिशर, क्या हमने उसको रखा हुआ है जो भी होता है जाके आपने डैमेज करना है दूसरी टीम को, तो एक रोल बड़ा डिफाइन आपको करना पड़ता है। सेम एज इट इज अगर आप मिडिल ऑर्डर की बात करें जहां पर आपका कोलैटरल डैमेज ओपनिंग डिपार्टमेंट नहीं परफॉर्म करता, जैसे कल के 2 मैचेस के अंदर हो रहा है, मिडिल ऑर्डर के अंदर क्या ऐसा बैट्समैन मौजूद है जो कि आके स्टेबलाइज इनिंग्स खेल सके, नहीं आपके पास पूरा ओपनिंग डिपार्टमेंट से लेके 5वां 6ठे नंबर तक का बैट्समैन आप देखें तो आपके पास एक सेमनेस नजर आती है कि एग्रेसिव बैट्समैन है, स्ट्राइक रेट वाला, वही दिमाग में जो एक फतूर हम लोगों ने भर दिया हुआ है जी, स्ट्राइक रेट चाहिए, आपके पास वो बैट्समैन मौजूद नहीं है जो कि इनिंग्स को ग्राफ्ट कर सके। अच्छा। तीसरा फिर सबसे बड़ा मसला वही नजर अब आपको आ रहा है, अफगानिस्तान मैच के अंदर सबसे बड़ा डॉट बॉल डिलीवरीज का था। आपके प्लेयर्स जाके मिडिल ऑर्डर के अंदर इतनी ज्यादा डॉट बॉल डिलीवरीज खेल रहे हैं जो कि वो पाकिस्तान पे प्रेशर माउंट कर रहा है। तो ये जो परफॉर्मेंस है हमारी, ये जो हालिया परफॉर्मेंस है और आगे फिर हम एशिया कप के लिए हम कह रहे हैं कि हमारी टीम प्रिपेयर हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि एशिया कप के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है ये जो हालिया परफॉर्मेंस है उसको देखने के बाद? देखिए एक अच्छी बात है कि आपकी टीम वेल ऑफ यूएई के अंदर मौजूद थी, उन कंडीशंस के अंदर खेल रही है, फिर मैच प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उन कंडीशंस के अंदर जब आप खेलते हो तो आपकी बॉडी टेम्परेचर क्लाइमेट वाइज भी आपको पता है यूज टू होना पड़ता है। अच्छी बात है कि आपके लड़कों को एक्सपीरियंस मिल रहा है, लेकिन जब एशिया कप की बात करते हैं, मैंने कहा ना कि शायद मुझे भी आज फील होता है कि 1-2 चेंजेस शायद इसके अंदर होंगी पाकिस्तान टीम में, क्योंकि आपने स्पिन बॉलिंग को काउंटर करना है, वहां पर तो आपके पास टॉप क्लास टीम्स हैं जिनके खिलाफ आप खेलने लगे हैं, और वो दुबई स्पोर्ट्स सिटी की विकेट के ऊपर अबू धाबी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेस बैटरी को सपोर्ट करती है क्योंकि वहां हवा शाम को चलती है, थोड़ा सा मूवमेंट सीम का हो जाता है। लेकिन दुबई स्पोर्ट्स सिटी एक चैलेंज होगा आपके लिए, क्योंकि आपका जो एक 1 डायमेंशनल क्रिकेट आप खेल रहे हैं उसको काटना पड़ता है आपको, विद इन द जो सिचुएशन होती है उस हिसाब से आपको खेलना है। आपका जो मसला इस वक्त मैंने कहा ना कि स्ट्राइक रेट को निकाल के आपको उन कंडीशंस को अडेप्ट करना है। आपके बैट्समैन इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के खिलाफ और स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं। राइट तो अवैस इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत ही पेचीदा सी सूरत हाल है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि जब इस सीरीज का आगाज हुआ था, ट्राई सीरीज का मैचेस जीते थे तो हमने समझा कि शायद मोमेंटम बरकरार रखेंगे, लेकिन सलीम खालिद साहब से जब गुफ्तगू हुई उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं, हम मैचेस जीते रहेंगे, लेकिन हम फिर अफगानिस्तान से मैच हार गए। अब आने वाला मैच है, देखते हैं कि उसमें क्या बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस, आपने इस वक्त की जो ताज़ा तरीन हाल है क्रिकेट की उससे हमें आगाह किया। ब्रेक के बाद आज़ाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब शामिल करेंगे अपना सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें वकार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं कि बच्चा नाजुक ज़रूर है लेकिन हद से ज़्यादा हिफाजत भी उसके लिए नुकसानदेह है। कैसे, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद, आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। हमने अपने बच्चों को कितना सेफ रखना है, कितना प्रोटेक्टेड रखना है, कितना महफूज रखना है, इसका भी अपने फैसला करना है। उनको दर्द से कितना महफूज रखना है, उनको पेन ना हो, उनको कुछ तकलीफ़ ना हो, वो थके भी नहीं, बस उनको कुछ भी ना हो, यानी इतना प्रोटेक्शन उनको देनी है। ये किस हद तक ठीक है या किस हद तक गलत है, इस पर बात करेंगे। इसके हवाले से हम कई मिसालें ले सकते हैं। 1980 में बड़े अच्छे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे स्पेस साइंस के हवाले से, बायोस्फीयर 2 और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स से ऐसे तजुर्बात थे जिसमें बुनियादी तौर पर तो ये है कि दरख्त और तमाम ये जो चीज़ें हैं गो कि इंटरडिपेंडेंट और ये तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई ऐसा तरीका जिसमें मार्स पे या मुख्तलिफ जगहों पे अगर हमें बस्तियाँ बसानी हो तो वो दरख्त जो हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इंडिपेंडेंटली सब ग्रो करें और उसके बाद वो इंसानों के लिए काफ़ी हों, ऑक्सीजन के लिए भी और बाकी जो ज़रूरियात हैं इस हवाले से इंसानी। ये अपनी जगह पे वो एक्सपेरिमेंट्स और उनके बहुत सारे नताइज थे, बट एक जो चीज़ थी वो ये थी कि वो पौधे जिनको हवा न मिले, हवा से मुराद यह है जो विंड चलती है, वो पौधे अपने ही वज़न की ताब न लाते हुए गिर जाते हैं। अब एक पौधे को अगर आप हवा से बचाएं
मतलब वो आप कहेंगे यार ये हवा कुछ ठीक नहीं है, पौधे को उखाड़ ना दे। आपने अमूमी तौर पे देखा है कि जब बहुत तेज़ हवा होती है, तूफ़ान भी होते हैं, तो जो नौउम्र जो दरख्त होते हैं या पौधे होते हैं उनको नहीं होता, बड़ा कोई दरख्त जो है वो उखड़ सकता है, बट नौउम्र उनके अंदर एक लचक होती है और उस लचक की वजह से वो बहुत सारी विंड्स जो हैं उनको बर्दाश्त करते हैं। लेकिन यही विंड, यही हवा उनको आगे जाके मुस्तहकम, उनको आगे जाके मजबूत बनाती है। और ये मजबूती अगर आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि उस विंड को या उस हवा को आप माइनस कर दें तो ये मजबूती उसको हासिल नहीं होगी, बल्कि अगर मुकम्मल तौर पे विंड को माइनस करेंगे तो वो अपने ही बोझ के नीचे दब के उसकी ताब ना लाते हुए क्रैप्स कर जाएगा। इसी हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की किताब है नसीम तालिब की, और वो है कि एंटी फ्रेजाइल थिंग्स दैट गेन फ्रॉम डिसऑर्डर। गो के इसका कैनवस बहुत बड़ा है, गो की इसका कैनवस बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे मतलब की जो इसमें बात है वो ये है कि आप देखिए कि शीशा जो होता है, आप अमूमी तौर पे शीशा जो है उसको बड़ा प्रोटेक्टेड रखते हैं, बड़ा फ्रेजाइल होता है। आपको मालूम है कि अगर ये टूट गया तो ये टूट जाएगा, इसको प्रोटेक्शन चाहिए। प्लास्टिक की प्लेट कम होती है फ्रेजाइल, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर वो गिरे भी तो उसको कम ही नुकसान होगा, लेकिन वो अपने आप को मज़ीद बेहतर नहीं कर सकती, बट नुकसान भी होगा, या हो सकता है नुकसान ना हो, प्लास्टिक की है, लेकिन वो अपने आप को गिरने से बेहतर नहीं कर सकती। एंटी फ्रेजाइल का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इस बुक ने आपको दिया कि चीज़ों की ग्रोथ के लिए और ऐसे सिस्टम्स के ग्रोथ के लिए जो एवोल्यूशनरी बेस्ड हो, एवोल्यूशन बेस्ड हो, यानी इसमें इंसान आ सकता है, इसमें तमाम जो एवोल्यूशन बेस्ड जिन्होंने इर्तिका के अंदर तब्दीलियाँ देखी हैं, कम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, ये कम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, AI कम्प्लेक्स सिस्टम है, ये तमाम जो सिस्टम्स हैं इनके लिए ज़रूरी है कि ये उन चीज़ों का भी एक्सपीरियंसेस करें जो बज़ारन ये लगता है कि इनके लिए मौजू नहीं है। हमारे लिए बैक्टीरिया हो सकता है मौजू ना हो, जो बैड बैक्टीरिया, हमारे लिए डर्ट हो सकता है, ये गर्द जो है वो हमारे लिए मौजू ना हो, इस तरह हमारे लिए हवा भी हो सकता है मौजू ना हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, दर्द जो है वो हमारे लिए मौजू ना हो, गो के दर्द जो है वो सबसे बड़ा उस्ताद है। ये तमाम चीज़ें हमें बज़ाहिरन लगता है कि ये हमारे लिए मौजू नहीं है, लेकिन अगर हम मेक देखें, हम अपने दिमाग की बनावट देखें, हम उसका डिज़ाइन देखें, तो मालूम होता है कि वो पेन के एक्सपीरियंस को भी एक्सपेक्ट करता है, और जैसे ही वो पेन का एक्सपीरियंस उसको मिलता है तो उससे उसकी ग्रोथ होती है। बिल्कुल इसी तरह मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो कि बज़ाहिरन हम उसको नेगेटिव कहते हैं, बज़ाहिरन हम चाहते हैं कि उससे बच्चा जो है वो बचे, वो उसको मजबूत करती हैं। यानी वो बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम ग्रो कर ही नहीं सकता अनटिल के पॉजिटिव नेगेटिव, जिनको हम जनरली नेगेटिव समझते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तमाम एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे AI है, AI को आप अगर तमाम डाटा नहीं देंगे और उसको एक स्पेसिफिक डाटा, सिर्फ एक स्पेसिफिक डाटा दे देंगे, तो आपको मालूम है कि वो बाइस्ड हो जाएगा, वो इंतहाई मुतासिब हो जाएगा, वो ग्रो नहीं करेगा, वो बेहतर रिजल्ट्स नहीं देगा। उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास तमाम डाटा हो, उस तमाम डाटा को एनालिसिस करने के बाद ही वो बेहतर रिजल्ट दे सकता है। बिल्कुल इंसानी मामला भी एग्जैक्टली ऐसा ही है कि अगर वो बच्चा जो कि आपको मालूम है कि आपका जितना भी मुदाफ़ती निज़ाम है उसको कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई प्रोटेक्शन से तो नहीं आ सकती, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट करने से, उसके लिए तो एक्सपोजर चाहिए, और वो एक्सपोजर जो है वो कहाँ मिलेगा, वो तो उसी नेगेटिविटी, जिसको हम नेगेटिविटी कहते हैं, उसी में मिलेगा। सो इसकी वजह से एंटी फ्रेजाइल यानी ये एक ऐसा बेसिकली जो एक ऐसा मुगालता हमारा दूर हो जाता है। हमारा मुगालता ये है, इंसान बहुत नर्म व नाजुक, इंसानी बच्चा बहुत नर्म व नाजुक, वो इतना नर्म व नाजुक है कि उसको हमने बहुत प्रोटेक्शन करनी है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये नर्म व नाजुक जो बच्चा है ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है हर चीज़ को, मुख्तलिफ चीज़ों को बर्दाश्त करने का। जिस तरह मैंने आपको शुरू में पौधों की मिसाल दी कि छोटा पौधा जो है वो हवा को, विंड को बहुत अच्छी तरह बर्दाश्त कर जाता है, जबकि हो सकता है कि बड़ा पौधा जो है वो उखड़ जाए और बड़ा दरख्त जो है वो उखड़ जाए। बिल्कुल इस तरह जो इंसानी बच्चा है वो हर तरह के एक्सपीरियंस उसका ब्रेन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है। अगर हम एक्सपीरियंस ब्लॉक कर दें मुकम्मल तौर पे, दर्द का भी और तमाम चीज़ों का भी, तो किसी न किसी वक्त में तो उसको एक्सपोज होना ही होना है पूरी ज़िंदगी में। वो जब एक्सपोज होगा तो फिर उस वक्त उस चीज़ों को ताब नहीं ला पाएगा, क्योंकि उसका ब्रेन, उसका पूरा नफ्सियाती सिस्टम, उसका वो तैयार ही नहीं होगा। उसको तैयार करने के लिए हमें इस गलतफहमी से निकलना ज़रूरी है कि ये बहुत ही फ्रेजाइल, बहुत ही नाजुक किस्म की मखलूक है, और हमने बस इसको इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है। और ये जो हम बात कर रहे हैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल वो सेवरल, कोई एक स्टडी नहीं है, मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं जो कि आपको बताती हैं कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जो है उसकी कोरिलेशनिंग, उसका ताल्लुक जो है वो बच्चों में एंग्जाइटी के साथ है।
यानी जिन लोगों ने हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग वही है जिसमें आप बिल्कुल बच्चे के ऊपर हेलीकॉप्टर की तरह मूव कर रहे हैं और मतलब आप चाहते हैं कि बस वो वॉशरूम में भी हो तो हेलीकॉप्टर की तरह आप उसके ऊपर हो, हर वक्त हेलीकॉप्टर की तरह, क्योंकि आप एक अजीब डिफेंड मोड में हैं। आप हर चीज़ में थ्रेट फील कर रहे हैं, हर चीज़ अजीब पैरानोया से आपके ऊपर छाया हुआ, हर चीज़ दुश्मन है, हर चीज़ बच्चे को गजान पहुंचाने के लिए। ये वो ख़तरनाक मामला है जिसकी वजह से फिर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग आती है। और हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का नतीजा क्या निकलता है कि हम देखते हैं कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो उन बच्चों में कहीं ज़्यादा पाए गए, और ये तमाम मुख्तलिफ स्टडीज़ बताती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमें किसी हवाले से उनको फ्री प्ले के लिए वो स्पेस देनी चाहिए थी। वो जो रिस्क लेने हैं, वो बच्चा जितना रिस्क लेता है उसको रिस्क लेने के लिए स्पेस देनी चाहिए थी। हमें बच्चों को सुपरविजन के बग़ैर खेलने का और दूसरे बच्चों को और डाइवर्सिटी को और तनव्वो को तजर्बा करने के लिए स्पेस देनी चाहिए थी ताकि वो लर्न करते। उनको ये स्पेस देनी चाहिए थी कि वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट अपने तौर पे सीखें, खुद ही नाराज़ हों बच्चों के साथ, आपस में जिस तरह बच्चे नाराज़ होते हैं फिर खुद ही हो जाते हैं, फिर देखते हैं कितनी कास्ट आती है किसी पे, उनका ब्रेन कैलकुलेट कर रहा होता है कितनी कीमत है किसी से नाराज़ होने की, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। उसी में से कुछ बच्चे जो हैं वो ऐसे बच्चे हैं जो सुलह करवाते हैं। ये तमाम वो एक्सपीरियंसेस होते हैं, डाइवर्सिटी होती है, पसंद नापसंद, ये तमाम चीज़ें बच्चा उस वक्त जब उसका एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड यानी ब्रेन जो है एक्सपीरियंस तवक्को कर रहा है, अगर वो एक्सपीरियंसेस उसको दे दिए जाएँ उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, आगे जाके भी वो एक डिस्कवर मोड में रहेगा, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी देखेगा, किसी शख्स में, किसी आइडिया में, किसी सिचुएशन में, और बसूरत दीगर वही आइडिया, वही शख्स, वही सिचुएशन उसके लिए पोटेंशियल थ्रेट होगा अगर वो डिफेंड मोड में रहेगा। तो इसलिए बच्चों को ग्रो करने दीजिए और थोड़ा सा उसको स्पेस दीजिए। बच्चे नाजुक ज़रूर हैं लेकिन दूसरी तरफ का तमाम डाटा भी उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वो दानाए सुब्ल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़िरोग़ वादी सीना, हादी आलम रहमतुल्लिल आलमीन नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मुल्क भर में मजहबी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। सरकार दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत ने दुनिया की तारीकी को अपने नूर मुजस्सम से रोशनियों में बदल दिया। आपकी ज़ाते गिरामी सूरत में अजमल और सीरत में अकमल है। इस रुए ज़मीन पर दूर दूर तक फैली हुई धरती पर कोई दिन, कोई रात, कोई घड़ी, कोई पल, कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता जिसमें इंसानियत के सबसे बड़े मोहसिन और मौल्लम अल्लाह ताला के हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक ना हो रहा हो। मीनारों से बुलंद होती आवाज़ों में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम फ़ज़ाओं में इर्ताश पैदा करता, कानों में रस घोलता, रूह कल्ब को गरमाता है, ईमान को ताजगी और हलावत बख्शता। कुरान करीम की आयत करीमा वरफ़ाना लका ज़िक्रक, और हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया कि सदाकत पर गवाही देता नजर आता है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहर सजाए गए हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में चिरागा किया गया है। महाफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है। शम्मा रिसालत के परवाने अपने अपने अंदाज में नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। फ़ज़ाएं दरूद सलाम की सदाओं से गूंज रही हैं। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर ही हमने बात करनी है। इस खूबसूरत टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, हमारे साथ स्कॉलर्स मौजूद हैं, प्रोफेसर नासिर महमूद और फहद अली काज़मी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहिबाना, आपने हमें ज्वाइन किया। आज जश्न का समा है, मुल्क में तो जश्न मनाया जा रहा है, कायनात में जश्न मनाया जा रहा है, तो इस खूबसूरत दिन पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से आपको भी और सारी उम्मत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जश्न ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुज़ूर दुआ भी है कि हमारे वो भाई जो सैलाब की वजह से आज अपनी परेशानियों में हैं, दुखों में हैं, अल्लाह ताला उनकी इस परेशानी को, दुख को, मुसीबत को दूर फरमाए ताकि वो मिलाद मुस्तफ़ा की खुशियों में हमारे साथ शरीक हो सकें। ये एक तो हमारा अल्लाह उसके रसूल के साथ वादा है कि बेशक हम कितनी खुशी में हों, रसूलुल्लाह के गम का वक्त आएगा तो हम अपनी खुशी भूल जाएंगे। हम मुहर्रम उल हराम में अपनी खुशियाँ नहीं मनाते कि वो रसूलुल्लाह के दुख का लम्हा है, और हम कितने ही गम में क्यों ना हो, हुजूर की खुशी आएगी तो हम अपने गम भूल जाएंगे। ये उम्मत ने
सदियों से ये काम करके दिखाया है। आज 1500 साल हो गए हुजूर अलैहिस्सलाम की यौम विलादत को। ये 1500वां यौम विलादत मुस्तफ़ा करीम इस बात की गवाही है कि उम्मत ने मुश्किल तरीन लम्हात में भी, बड़ी बड़े मुश्किल औकात में भी हुजूर की विलादत की खुशी नहीं भूली। क्योंकि हम वक्ती तौर पर दब सकते हैं, हमारे साथ मसाइल आ सकते हैं, परेशानियां आ सकती हैं, मगर हकीकत ये है इन सारी परेशानियों से कल भी हुजूर ने निकाला था, आज भी हुजूर के दम कदम से हम निकलेंगे और क़यामत तक हम हर परेशानी दामन मुस्तफ़ा से मुतमस्सिक रहकर उससे दूर हो सकते हैं। सो हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी तमाम खुशियों से बढ़कर है। आका की विलादत की ईद सारी ईदों से बढ़कर है। और हुजूर सरवरदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत हमें हमारे सारे दुख भुला देता है। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि कोई कितने ही गम में क्यों ना हो, वो जब याद आ गए रंज भुला दिए। मुझे शेर याद नहीं होते, लेकिन हकीकत यही है हम हर तरह का गम हुजूर की विलादत के सदके में भूल जाते हैं। आज उम्मत का दिल दुखा हुआ था गजा की वजह से, कुछ कश्मीर की वजह से, मुल्क पाकिस्तान के इन हालात की वजह से, जो फिर सैलाब की वजह से हुए, मगर हुजूर की विलादत जब आती है आका की आमद की खुशी सारे गम भुला देती है। और क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत को अपना एहसान कहा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। देखिए अल्लाह ने हम पर कितने एहसानात किए। वो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हम नेमतों को गिनते चले जाएं, हम खाली हमारा जिस्म वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, हमारी आंखों की कीमत, हमारी समात की कीमत, हमारी कुव्वत शामा की कीमत, हमारी लम्स की कीमत, हमारी आंखें झपकने की कीमत भी दुनिया की सारी दौलत को खर्च करके ये ताकत हासिल नहीं कर सकता। मगर अल्लाह ने किसी एक नेमत पर यह नहीं कहा कि मैंने तुम पर एहसान किया। वो रब है, सारी नेमतें उसने हमें अता कर दी, मगर एक नेमत पर फरमाया कि मैंने एहसान किया जब अपना हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम्हें अता कर दिया। लोगों ये मेरा एहसान है। और अल्लाह एहसान इसलिए जताता है ताकि हर कोई अल्लाह के हुजूर सर्वसुजूद हो जाए और अपने अपने अंदाज में खुशी लाजिम मनाए। ये आज के दिन का पैगाम देना चाहता हूँ, उम्मत को एक हो जाना चाहिए। आज के दिन में खुशी मनाना ये तो मुमकिन नहीं है कि हुजूर की विलादत को किसी कलमा गो को खुशी ना हो। खुशी तो हर एक को है, मनाने के तरीके डिफरेंट है। सो आए करें अपने अपने तरीके से, मिलाद मनाएं, हुजूर की विलादत की खुशी मनाएं। कोई कहता है कि मैं गरीब मिस्कीनों मोहताजों की मदद करके खुशी मनाऊंगा, मोस्ट वेलकम, ऐसे कर लें। अगर कोई ये कहता है कि मैं अपने घर को चरागा करके खुशी मनाऊंगा, ये भी बड़ी खूबसूरत बात है। कोई गरीबों, जी हाँ, कोई सैलाब ज़दगान की मदद करके मनाए। हर एक को चाहिए कि इस दिन को अननोटिस न जाने दे। ये दिन कायनात में ऐसा दिन न कभी आया न आएगा। हुजूर की विलादत सारी खुशियों से बढ़कर बड़ी खुशी। बेशक। फहद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सारी उम्मत को, हमारी नेशन स्टेट को भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लेसेड बर्थडे बहुत मुबारक हो। जैसे कि प्रोफेसर साहब ने वजह तौर पे कहा कि ये 1500वीं सालगिरह कह लें, जश्न मिलाद कह लें, हम मना रहे हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा फाज साहब, सॉरी टू कट यू, आपका माइक कुछ इशू कर रहा है, हम आपकी जानिब दोबारा आते हैं। नाशिद साहब, जिस तरह से आज के दिन के अंदर हम जश्न मनाने की बात कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से अपनी अकीदत का इजहार हर कोई कर ही रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि जो आज मिलाद मना रहे हैं या जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो भी तो खुश नसीबों में से ही है? सुबह बेशक ऐसी है। देखिए रब्बे ज़ुल जलाल का हुक्म है, ये जब अल्लाह की नेमत के मिलने पर उस खुशी का इजहार करना, ये अल्लाह का हुक्म है। व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, फरमाया मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की नेमत की तहदीस करें। तहदीस क्या होती है? उसका चर्चा करना, उसको मशहूर करना। अब अपने अपने ज़मानों में सहाबा कराम अपने ज़माने में अपने तरीके के मुताबिक खुशी करते थे। उनकी खुशियों के अंदाज उनके अपने रिचुअल्स के मुताबिक डिफरेंट थे। ना उनकी शादियों का तरीकाकार वो था जो आज हमारा है, ना वो यौम फतेह मक्का ऐसे मनाते थे जैसे आज हम अपना 14 अगस्त मनाते हैं, ना उन्होंने कभी बद्र का दिन ऐसे मनाया जैसे आज हम अपना यौम दिफा मना रहे हैं। सारी चीजें जमाने के साथ बदलती हैं। वो चीज जो जायज हो, जिसकी ममानियत ना हो, जमाने के लिहाज से जब वो बदल जाए तो हम उस अंदाज में खुशी मना रहे हैं और वाकई ये खुश नसीब। आपका माइक भी ठीक हो गया, हम आपकी तरफ दोबारा आ जाएं। जी जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारा जो कैलेंडर है, दुनियावी तौर पे कैलेंडर में जनाब मसीह अलैहिस्सलाम को उन्होंने एक हद फासिल बनाया कि दुनिया कबले मसीह और है और आफ्टर मसीह और है। ये कैलेंडर के हिसाब से अच्छी तकसीम है। हम तो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम के भी ग़ुलामों में से हैं, सारे अंबियाई नफ्स नबूवत में बराबर हैं।
लेकिन अगर आप रियलिटी में देखें तो इस दुनिया की तारीख में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द ईपॉक चेंजिंग ह्यूमन बीइंग। सुभान अल्लाह। आका की आमद से पहले कायनात बिल्कुल डिफरेंट है, आका की आमद के बाद कायनात का रंग बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। तो आप अगर हिस्टोरिकली देखें तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ, आपकी ऑनरेबल एंट्री इन दिस रेल्म, इन दिस वर्ल्ड, कायनात के निजाम को उलट दिया आपने। जो पुराना निजाम था उसको रिफॉर्म करके एक नया निजाम आपकी आमद से सामने आया, उसका ज़हूर हुआ। और जैसे प्रोफेसर साहब बजा तौर पे कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस डे को हम कैसे अननोटिस्ड जाने दें, और सरकार दो आलम ने भी अननोटिस्ड जाने नहीं दिया। हर मंडे को रोजा रखा। पूछा क्या कि आप रोजा क्यों रखते हैं पीर को? फरमाया इस दिन मैं पैदा हुआ था, और इज़ारे नबूवत भी मंडे को किया था, उसका भी इरशाद फरमाया। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईयरली बेसिस पे नहीं, मंथली बेसिस पे नहीं, ही वुड रिमेंबर हिज बर्थडे ऑन अ वीकली बेसिस। ये दिन इतना मोतबर, इतना मोहतरम है। और मिलाद के हवाले से तो आका ने जगह जगह पे खुद फरमाया है, मैं अपने दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं, मैं अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी हूं। जनाब ईसा का मिशन क्या है? व्हाट इज द मिशन ऑफ प्रॉफिट जीसस? मिशन ही ये है कि सरकार दो आलम का चर्चा करो, ऐलान करो। वो जब दोबारा भी आएंगे तो वो सरकार दो आलम की शरीयत के नफाज की हेल्प के लिए आ रहे हैं दोबारा भी। मिशन ही एक है। द मिशन ऑफ जीसस इज टू सपोर्ट मोहम्मदन सिविलाइजेशन। सरकार दो आलम ने फरमाया मैं ईसा की खुशखबरी हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फरमाया मैं अपनी मां आमिना का वो ख्वाब हूं जिसकी ताबीर भी उनको मिली कि जब मैं पैदा हुआ तो इतना नूर जाहिर हुआ कि मेरी वालिदा ने मक्का बैठकर शाम और बुसरा के महल्लात को देखा। ये जो चरागा है, ये जो लाइट है, इस लाइट को जनाब आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने देखा है, विटनेस किया है। तो आज जब हम बर्थ की बात करें, सरकार दो आलम ने खुद फरमाया ना, अल्लाह ताला ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चुना, इब्राहीम में से बनु किनाना को चुना, बनु किनाना में से कुरैश को चुना, कुरैश में से बनु हाशिम को चुना, और बनु हाशिम में से फिर जनाब अब्दुल्ला के जरिए जनाब सरकार दो आलम का ज़हूर, मैनिफेस्टेशन। तो जो अजदाद हैं आज हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। वो पाक अजदाद मुस्तफ़ा, वो पाक माएँ जो कि उस नूर की कस्टोडियन थी, जो उस नूर के कस्टोडियन थे, आज उनको भी हम सलाम पेश करते हैं। जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम को, बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा को खुसूसी तौर पे हम सलाम पेश करते हैं। तो ये सारे जो मामलात हैं, प्रोफेसर साहब की बात से जुड़ती है ये बात। एज ह्यूमंस हमने रिजॉइस और सेलिब्रेट करना है। ये हर चीज हलाल हराम के जुमरे में नहीं होती। कुछ चीजें मेरी नफ्सियात, मेरी सकाफत, उसके जुमरे में भी मैं सेलिब्रेट करता हूं। तो आका से बढ़कर कौन होगा जिसको मैं सेलिब्रेट करूं? बिल्कुल ऐसा ही है। आका का जिक्र हो और आपके लफ्जों की ताकत हो तो सेलिब्रेशन मजीद बढ़ जाती है। बहुत मेहरबानी, आई एम ग्रेटफुल। अभी ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का दोबारा सिलसिला जोड़ेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आज का खूबसूरत दिन है और खूबसूरत किस्म की गुफ्तगू हो रही है। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे जोड़ते हैं। नासिर साहब, एक सवाल है, वो ये कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि विसाल का दिन भी यही दिन है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो इसलिए वो इसको उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं करते जिस तरीके से जो दीगर लोग हैं उनके मुकाबले में, कि जश्न ईद मिलादुन नबी को जिस तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, बहुत बहुत खूबसूरत बात की तरफ आपने तवज्जो दिलाई। पहली बात तो ये है, एक मुख्तसर सी बात क्या है कि फिर आगे डायरेक्ट सवाल की तरफ आता हूँ। आका अलैहिस्सलाम की विलादत पाक से जितनी नेमतें मिली हैं, हुजूर के विसाल से कोई भी नेमत ख़त्म नहीं हुई। लिहाजा खुशी रहेगी, क्योंकि वो नेमतें जो बरकरार है तो खुशी अपनी जगह पर है। इसके अलावा जो इसका दूसरा जवाब है, और ये बड़ी अहम बात है और सबके लिए हैरान कौन है, हुजूर अलैहिस्सलाम का यौम विसाल 12 रबीउल अव्वल नहीं है। अच्छा, गलत मशहूर है, लोगों में मशहूर कर दिया गया है कि ये, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। विसाल मुबारक रबीउल अव्वल शरीफ में हुआ, ये बात ठीक है, सोमवार के दिन हुआ, ये बात ठीक है, लेकिन तारीख 12 हो ये नामुमकिन है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहते हैं। आप अंदाजा करें, मैं आपको एक बुखारी शरीफ की हदीस की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ, हर कोई इस पर गौर करे, अपने मैच के घोड़े दौड़ाए, हर बंदा हिसाब लगाए। 9 जुल्हज थी, यौम अरफा,
आका अलैहिस्सलाम के विसाल पाक से कोई 2.5 महीने पहले, वो जुमा का दिन था, वो जुमा का, ये बुखारी में है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज कौन सा दिन है, ये कौन सा शहर है, ये कौन सा महीना है। वो हदीस बुखारी की तफसीली है। वो जुमा का दिन था, 9 ज़िलहज, अरफा का दिन जुमा था। अब उसके बाद ज़िलहज ख़त्म हुआ, मुहर्रम ख़त्म हुआ, सफ़र, यही 3 महीने हैं, यानी ज़िलहज पूरा हुआ, मुहर्रम पूरा हुआ, सफ़र पूरा हुआ, 3 महीने। तीनों महीनों को 29 का कर लें, तीनों को 30 का कर लें, 2 को 29, 1 को 30, 2 को 30, 1 को 29, कोई रबीउल अव्वल का सोमवार 12 रबीउल अव्वल को नहीं आता। ये मैथमेटिकली प्रूव्ड बात है कि आका अलैहिस्सलाम का विसाल पाक 12 रबीउल अव्वल को नहीं है। बट अगर हो, तब भी मैंने अर्ज किया, आका अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की नेमत है, जो अल्लाह का इनाम है, जो रब्बे ज़ुल जलाल की इतनी बड़ी अता है, वो हुजूर के पर्दा फरमा जाने से वो अता खत्म नहीं हुई, वो उसी तरह जारी है, वो नेमतें जारी हैं, वो इनामात जारी हैं। और वो जो अल्लाह ताला ने खुशी का हुक्म दिया ना, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर तुम जरूर बेजरूर खुशी मनाओ। तो अब जिन लोगों को, वैसे भी एक बात है, विसाल का गम थोड़ा होता है, 3 दिन से ज्यादा गम करने की इजाजत नहीं दी। और अगर थोड़ा टाइम गुजर जाए, सहाबा कराम के लिए तो था कि आका अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमा लिया, उनको दुख होता था, लेकिन बाद वालों ने तो देखा ही नहीं। ताबीन में थोड़ा गम था, उन्होंने सहाबा को देखा था, तब वो ताबीन ने ताबीन को देखा था, बाद में उम्मत भूल गई, क्योंकि विसाल पाक से उम्मत का नुकसान कोई नहीं था। तो सारी नेमतों की उम्मत खुशी मना रही है, बिल्कुल खुशी मना रही है। तो फाज़ साहब, योर टेक ऑन दिस? नहीं, जैसे प्रोफेसर साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उलमा के लिए ख़ास तौर पर इस पर गौर करना चाहिए। लेकिन जिस तरह इन्होंने फरमाया, सरकार दो आलम की वो हदीस भी है, आपने फरमाया मेरी हयात और ममात दोनों में तुम्हारे लिए खैर है। तो सरकार दो आलम हिंट कर चुके हैं। और जो अहम बात है जिसकी तरफ सूफिया ने बारहा इशारा किया, हमारे उलमा ने भी इसको लिया, कि असल में विसाले पाक से पर्दा तो है, लेकिन सरकार दो आलम इज स्टिल अलाइव अपनी शान के तहत। सरकार ऐसी हदीस मौजूद हैं कि तुम जो अमाल करोगे, तुम्हारे अमाल मुझे प्रेजेंट किए जाएंगे, जो तुम दरूद पढ़ते हो वो फरिश्ते जो हैं मेरे तक लेके आते हैं, जुमे को करोगे तो एक खास अंदाज में वो प्रेजेंट होता है। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर्दा तो फरमाया है, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के फजल और करम से ही इज अलाइव, जिंदा है। तो गम का आएगा, ही स्टिल देयर। तो हम सरकार दो आलम की आमद का, क्योंकि सरकार दो आलम ऐसा तो था कि आपका नूरे पाक आपके अजदाद की पेशानियों में था, अंबिया की पेशानियों में था, लेकिन उसका जो ज़हूर हुआ है आपके वजूद के साथ, वो तो कायनात का मिराकलस तरीन इवेंट है ना, उसको तो भूला नहीं जा सकता। लेकिन पर्दे के बाद भी आका हयात है, तो हमारे लिए इसीलिए सेलिब्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूं, 12 रबीउल अव्वल विसाल का दिन तो शायद नहीं है, लेकिन मदीने की आमद का दिन 12 रबीउल अव्वल है। जिस दिन सरकार दो आलम एंटर्ड मदीना, दैट वाज 12th रबीउल अव्वल। सहाबा क्या कर रहे थे? सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला मुर्तजा, मदीने के सहाबा। मदीने में क्या था? बनु नजार की बच्चियां, मदीने में जश्न था, सेलिब्रेशन। दे वर स्माइलिंग, दे वर हगिंग। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगियों का अजीम तरीन दिन था जब सरकार मदीना में आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो बच्चियां जब अपना गीत पढ़ रही हैं, तलाल बदरु अलैना, सरकार दो आलम गुजरे हैं, कह रहे बेटियों क्या पढ़ रही हो? क्या हम आपका गीत गा रही हैं, नात पढ़ रही हैं? फरमाया अच्छा तो क्यों पढ़ती हो? तो फरमाने लगी या रसूलल्लाह, अर्ज करने लगी हमें आपसे बड़ा प्यार है, वी लव यू। सरकार दो आलम ने कहा बेटियों मुझे भी तुमसे बड़ा प्यार है। तो वो सहाबा ने तो करके दिखाया है। बेशक, बेशक। तो वो जो जश्न की स्पिरिट है, वो जश्न की स्पिरिट मेरे हार्ट को सॉफन करती है। लोग कहते हैं ना क्यों मनाए, मैं क्विक एक बात इस पर सिर्फ करना चाहूंगा। जब आपका दिल नरम होगा ना, मोहब्बत से लबरेज होगा, तब आप फॉलो करेंगे। किसी की इत्तबा मोहब्बत के बगैर नहीं हो सकती, और मोहब्बत जिक्र के बगैर नहीं हो सकता। ये जिक्र इतना इंपॉर्टेंट है, ये जिक्र हार्ट्स को सॉफन अप करता है। आपकी आका से मोहब्बत होती है, देन यू आर ऑन द पाथ वेयर यू कैन फॉलो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिस इज समथिंग वेरी वेरी क्रिटिकल। बिल्कुल। और जिक्र तो ऐसा है कि रोकने को भी आपको दिल नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर हमें एक वक्फे पर जाना है, इसके बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात हो रही है। नासिर साहब, आज का दिन सेलिब्रेशन जारी है, तो कोई पैगाम खास कौम को देना चाहिए? ये कहूँगा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब हम पढ़ते हैं, मोहम्मद हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़ात पाक है, सरापा अक़दस, सर अनवर से लेकर मुबारक पाँव तक, ये सरापा हुस्न है। इससे मोहब्बत करें। रसूलुल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम का स्टेचर है, उसमें तालीमात हैं, उनको फॉलो करें। इसके बगैर हम मुकम्मल नहीं हो सकते। ज़ात की मोहब्बत और तालीमात की इत्तिबा लाजिम है। ज़ात की मोहब्बत हमें नातें पढ़वाती है, हमें मदीना का हिजर और हुजूर की याद में रुलाती है, और रात में सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, ये मोहब्बत है। और नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तालीमात पर अमल, ये इत्तिबा है। इनको जोड़कर आप कामिल मुसलमान हो सकते हैं। इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। बेशक। सुभान अल्लाह। जी, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, ये बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि रिमेम्बरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो हम रिमेम्बरेंस कर रहे हैं, मगर अब इस रिमेम्बरेंस को डीड में हमने बदलना है, अमल के अंदर बदलना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इबादत के लिए नहीं आए थे, वो एक निज़ाम के लिए आए थे। वो निज़ाम क्या हम कायम करने के लिए तैयार हैं? हैव्स और हैव नॉट्स में जो फ़र्क आ गया है, जो सोशो पॉलिटिकल हमने करप्शन की है, क्या हम सरकार दो आलम की लाइट में मोहम्मदन सिविलाइजेशन या मोहम्मदन सिस्टम अप्लाई करना चाहते हैं? ये वो सवाल है जो मुझे आज और कल और पूरे रबीउल अव्वल के अंदर हॉन्ट करता है। नाते पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जिक्र कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो पहला स्टेप किसने लेना है कि सरकार दो आलम का निज़ाम भी तो एक है ना, वो जो इकोनॉमिक सिस्टम है जो कैपिटलिज्म को चैलेंज करे, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो खिलाफत की स्पिरिट है रूल ऑफ लॉ वाली, उसको हम अप्लाई करें। जो पिसा हुआ तबका है, सरकार दो आलम उसके हामी हैं, वो पिसे हुए तबके के हम साथ खड़े हों। गजा जैसी ट्रेजेडी हो रही है, 55 इस्लामी ममालिक हैं, तो तमाचा तो हमारे मुंह पर है या नहीं है? तो वो पहला स्टेप किसने लेना है? और दूसरी बात यह है, यूथ को हमने सरकार दो आलम के बारे में बताना है। हम यूथ को जब तक उनकी ईडीएम में सरकार दो आलम नहीं ना बताएंगे, मेरे पास बच्चे आते हैं जो ओ लेवल और ए लेवल, और उनके बड़े शानदार सवाल होते हैं और उनका कसूर नहीं है, उनको किसी ने बताया नहीं है। जो हमारी फिलॉसफी और कैरेक्स हैं, ये वो ईडीएम, वो इश्यूज समझने से ही कासिर हैं जो हमारे बच्चे के सवालात हैं। तो क्या उन बच्चों को सरकार दो आलम का नहीं बताना? प्रॉफिटिक लाइट उनको नहीं देनी? तो वो किसने काम करना है? वो काम भी कलेक्टिव ईथॉस डेवलप करें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक तारीख की शख्सियत हैं, मैं रवायती तौर पे उनसे मोहब्बत करता हूं और दैट्स इट, और अमली तौर पे मैं एक सेकुलर मुसलमान हूं। अमली तौर पे प्रॉफिट की मर्सी, प्रॉफिट की कंपैशन, प्रॉफिट का लव, प्रॉफिट ने अकलियतों के साथ कैसे सलूक किया, प्रॉफिट की इंटरनेशनल अफेयर्स, डिप्लोमेसी, लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, ये चीजें मेन स्ट्रीम करनी है। कौन करेगा? आर वी रेडी टू टेक द फर्स्ट स्टेप? आई डोंट नो। बिल्कुल। नासिर साहब, इसी बात की जो है ना कंटिन्यूटी में पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए नौजवानों को कहा जाता था, क्या आपको लगता है कि ये दुरुस्त है या ये बेहतर है कि उनको बाकायदा उनके सवालों के जवाब देकर उनकी ज़बान में लेकर चला जाए? ज़रूरत है। शाह साहब ये काम बहुत खूबसूरत अंदाज में कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आज के दिन में ज़रूरत है कि नौजवानों को समझाया जाए। और ये जो महराब व मिंबर से झगड़े फसाद है, और ख़ुद रसूलुल्लाह की ज़ात बाबरकात को लेकर उन्होंने उम्मत में तफरीका शुरू कर दिया। मुहर्रमुल हराम आता है तो उम्मत बट जाती है। आका अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत को आपस में एक दूसरे से दूर दूर करके दिखा रहे हैं। आज ज़रूरत है इस नौजवान को पैगाम मोहब्बत की, और ये मोहब्बत का पैगाम 12 रबीउल अव्वल से बढ़कर कोई दिन नहीं कि आज के दिन से शुरू किया जाए, और हमेशा लाजिम कर लिया जाए कि उम्मत को जोड़कर प्यार और मोहब्बत के साथ इनको मुत्तहिद कर लिया जाए, और हर जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं, और ना इंसाफी का खात्मा करके हुजूर अलैहिस्सलाम के अता करदा निज़ाम का एक झलक फिर दिखा दें। बिल्कुल, उनकी तालीमात पर अमल किया जाए। जी, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सरकार की आमद का जश्न मनाया जा रहा है और फ़ज़ाएं दरूद सलाम से गूंज रही हैं, और गुफ्तगू का सिलसिला हम यहाँ पर रोकना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी मजबूरी है, वक्त की किल्लत है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोफेसर फाद अली काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन आपको छोड़े जाएंगे मोहम्मद रिजवान सिद्दीक की खूबसूरत नात के साथ। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू
अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम। आज दरो दीवार नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है दुर्रे यतीम। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है दुर्रे यतीम। माहे नबूवत मेहरे रिसालत, माहे नबूवत मेहरे रिसालत। साहिबे खुल्द के अजीम नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहू